अपनी फिजिक्स हम स्ट्रॉन्ग करके रहेंगे। अब चाहे हमारा जेईई मेंस का एग्जाम हो, नीट का एग्जाम हो, या हमारे बोर्ड्स के एग्जाम हो, क्लास 11th या 12th का कोई भी एग्जाम हो बॉस। तो स्वागत करता हूं बच्चों आप सबका मेरी सीरीज में, जिसमें हम ये सीखने वाले हैं कि कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के बाद उनको अप्लाई करके आप न्यूमेरिकल इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हो, राइट। सो हियर वी गो। और ये सीरीज है 30 डेज की जेईई फर्स्ट अटेम्प्ट जो जनवरी में होने वाला है उसको क्रैक करने के लिए, और 80-20 प्रिंसिपल का यूज करेंगे। यानी टॉप 15 चैप्टर्स हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं बच्चों, जहां से लास्ट कुछ सालों में ना सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन्हीं चैप्टर्स की हम प्रैक्टिस करेंगे और कम समय में एक अच्छा स्कोर हम ला सकते हैं। तो बने रहना मेरे साथ, क्योंकि फिजिक्स को अगर आप लगता है अगर आपको कि मेरी फिजिक्स उतनी स्ट्रांग नहीं है, रिविजन भी नहीं हुआ ना तो क्लास 11th का ना ही क्लास 12th का, तो दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म फॉर यू। यू कैन फिजिक्स जो सीरीज है विद इन 30 डेज कंप्लीट रिवीजन में आपको करके देने वाला हूं। स्टार्ट करें बच्चों। तो ऑलमोस्ट 60% सिलेबस हम कवर कर चुके हैं। और गाइज मैं आपको बता दूं, आज का जो हमारा चैप्टर है जिससे हर साल जेईई मेंस में मिनिमम 2 क्वेश्चन आते हैं, मिनिमम मान के चले आप, मतलब ये आएंगे ही आएंगे, राइट। और नीट के एंट्रेंस की अगर मैं बात करूं, अगर देखो वैसे तो जेईई मेंस के लिए हमने सीरीज चला रखी है, बट नीट वाले बच्चे से एक एक्स्ट्रा एज ले सकते हैं। उनको समझ आएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन मेंस के एग्जाम में आए हैं, तो हमारे एग्जाम में भी आएंगे, तो हम 4 डालेंगे फिर, राइट। 3 to 4 क्वेश्चन हर साल आते हैं, मिनिमम 3 मान के चले आप। बहुत इंपॉर्टेंट है। और न्यूमेरिकल करना आप सीख जाएंगे, सबसे बड़ी बात यह है बच्चों। और कॉन्सेप्ट को भी अप्लाई करेंगे, कॉन्सेप्ट का भी रिवीजन हो गया, क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। यही चाहिए आपको एक सीरीज से, जो आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करके दे दे कि भाई रिवीजन भी हो गया हमारा कॉन्सेप्ट का, और उसको अप्लाई भी कर लिया, और न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिए। कहां पे गलती होती है बच्चों से वो भी सीख लिया, जिससे वो गलतियां करने से हम बच जाएं। अंडरस्टूड। चलो, तो आज है सेमीकंडक्टर, राइट गाइज। तो मैं सेमीकंडक्टर की कॉन्सेप्ट की डिस्कशन करूंगा, उसके न्यूमेरिकल किस टाइप के आए हैं उनको देखेंगे, उन्हीं के थ्रू कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सीखेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की कहानी मेरी जुबान। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आज का, राइट। उसने बोला द नेट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन द गिवन नेटवर्क इज। एक नेटवर्क बच्चों आपको दे रखा है, मैं आपको बना दूं और बहुत प्यार से क्वेश्चन करेंगे, मजा आएगा। आपके 4 मार्क्स 101% यू विल गेट योर 4 मार्क्स कंप्लीटली। इस चैप्टर से गलती होने के चांस बहुत मिनिमम होंगे आपसे, बस आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे तो मजा आएगा बॉस। ठीक है बॉस, ठीक है सर। तो ये यहाँ पे दे रखा है -8 वोल्ट, और बच्चों यहाँ पे दे रखा है आपको -6 वोल्ट, दैट इज 15 ओम, आई थिंक दैट इज 10 ओम एंड दैट इज 5 ओम। 2 डायोड दे रखे हैं, लेट्स सी ये D1 है और ये D2 है। आपसे पूछा गया है इस नेटवर्क में, आई मीन इस ये जो यहाँ पे नेटवर्क सॉन्ग आपको यहाँ पे दिखाया गया है, इसमें टोटल रेजिस्टेंस कितना है ये निकालना है। तो भाई जब भी कभी ना किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में डायोड को वो इंट्रोड्यूस कर दे, तो अब डिपेंड करेगा कि उस सर्किट की किसी पर्टिकुलर ब्रांच में अगर डायोड और रेजिस्टेंस एक साथ है, तो वो रेजिस्टेंस हम कंसिडर करें या ना करें, वो डिपेंड करेगा डायोड की कंडीशन पर। ध्यान से समझना गाइस, अगर डायोड फॉरवर्ड बायस्ड में हुआ तो वो रेजिस्टेंस लिया जाएगा, कंसिडर होगा। लेकिन उस पर्टिकुलर ब्रांच में डायोड अगर रिवर्स बायस में हुआ तो वो नेग्लेक्ट करके ही क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, वो कंसिडर नहीं होगा। तो सर कैसे पता चलेगा? पता है आपको बच्चों, जब भी कभी कोई डायोड इस तरीके से कनेक्ट हो किसी ब्रांच में कि करंट जा रही हो, ये जो बड़ी साइड होती है P की होती है, छोटी वाली जो साइड होती है N की होती है। व्हेनेवर करंट एंटर फ्रॉम द P साइड, ये फॉरवर्ड बायस्ड का कंडीशन होता है। अंडरस्टूड। या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं बच्चों, अगर किसी डायोड के ये बड़ी साइड होती है P, ये छोटी साइड होती है, पहले मैं कंसेप्ट याद दिला रहा हूं आपको, क्वेश्चन तो हम उड़ा ही देंगे ना बॉस, उसकी तो टेंशन ही नहीं है, राइट। देखो P साइड पे अगर हायर वोल्टेज है, हायर वोल्टेज हायर, और इस साइड पे लोअर वोल्टेज है, तो ये कंडीशन भी फॉरवर्ड बायस की, क्योंकि हाई से लो की तरफ ही करंट जाती है ना भाई। लेट्स सी यहाँ लिखा है -2 वोल्ट, यहाँ पे लिखा है बच्चों -4, तो देखो -2 ज्यादा है, -4 कम है, क्योंकि नेगेटिव है, तो करंट यहां से जाएगी तो ये फॉरवर्ड बायस माना जाएगा। समझ गए? या अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू ले लूं बच्चों, ये 2 वोल्ट ले लेता हूं और यहाँ पे मैंने 1 वोल्ट, ये हाइयर है और ये लोअर है, तो ऐसे समझ लेना। लेकिन अगर इसका रिवर्स हो गया बॉस कि सर हमारे सर्किट में तो करंट इधर से आ रही है, एन साइड से एंटर कर रही है, तो ये रिवर्स बायस की कंडीशन होगी। एन साइड से करंट का एंटर करने की मतलब ही हो जाती है कि इधर का वोल्टेज ज्यादा होगा, इधर का कम, मतलब इधर -2 है और इधर का ऐसे समझ लो आप -3 है। तो आप देख लो -2 और -3 में -2 ज्यादा, तो करंट इधर से आएगी। अंडरस्टूड? मतलब ये कंडीशन होती है हाउ टू पहचान
कैसे करोगे आप? रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस में कंडक्टर जो आपका डायोड है वो किस कंडीशन में है, देखो यहाँ पे। अब बस अगर आप इस टर्मिनल के अक्रॉस नेट रेजिस्टेंस निकालना चाहते हो तो डायोड की कंडीशन चेक कर लो। तो देखो इस जंक्शन पे, इस पॉइंट पे हर रेजिस्टेंस कनेक्ट है, इस पॉइंट पे इधर से दोनों टर्मिनल कनेक्ट है, तीनों रेजिस्टेंस के, बिल्कुल सर। और यहाँ पे -6 है, यहाँ -8, तो ऑब्वियसली -6 ग्रेटर वोल्टेज होगा और इधर से करंट चलेगी। जब करंट इधर से जाएगी, कुछ इधर जाएगी, इधर वाली करंट के लिए नो प्रॉब्लम क्योंकि ओनली रेजिस्टेंस है, लेकिन जो करंट इसमें जाएगी, जो इसमें जाएगी, देखो अब ये जो करंट इसमें जा रही होगी बच्चों, ये डायोड के P से N जा रही है, तो फॉरवर्ड बाइस्ड है, तो ये रेजिस्टेंस यूज होगा। लेकिन जो करंट डिवाइड होके इधर जाएगी, देखो ये डायोड N से P साइड है, करंट N साइड से एंटर कर रही है, यूज नहीं होगा। और अगर ये यूज नहीं होगा तो ये सर्किट में ये जो रेजिस्टेंस है ये इनइफेक्टिव है, इसको हम कैलकुलेशन में यूज नहीं करेंगे जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। बात समझ में आई? तब से तो मैं ही बोल रहा हूं बॉस, आपको समझ आनी चाहिए। तो सर मतलब आप ये कह रहे हो इस सर्किट में अब केवल दो ही रेजिस्टेंस बचे, एक ऊपर वाला और एक ये वाला। यस, ये है 15 और ये है 10, क्योंकि ये वाला जो डायोड है ये काम कर रहा तो ये यूज होगा। और देखो ये दोनों रेजिस्टेंस इधर भी कनेक्ट है, इधर भी, तो ये दोनों पैरेलल में है ना। सो बोथ आर इन पैरेलल, इट मींस व्हाट सर? इट मींस दैट कि आर इक्विवेलेंट बच्चों आप निकाल सकते हो, दैट इज R1 R2 ओवर R1 प्लस R2। ओ माय गॉड, यस दिस इज द सिचुएशन गाइज। तो आप लिखेंगे यहाँ पे दैट इज 15 इंटू 10 और ये आएगा 25, ऐड करोगे ना भाई, तो 2 5 3, तो दैट इज 6 ओम। दिस इज योर आंसर गाइज, राइट। बस ये याद रखना है। तो देखो इससे कंसेप्ट भी पता चल गया कि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन फॉरवर्ड और रिवर्स बाइजिंग का है तो कैसे करेंगे, बिल्कुल ऐसे कर लेना यार, उड़ा देना भाई। तो ये क्वेश्चन आते रहते हैं और आप इनको मस्त तरीके से एंजॉय करते हुए सॉल्व करें। मान के चले इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आएगा अगर, तो 100% आपसे सॉल्व होना चाहिए, क्योंकि नॉट वेरी डिफिकल्ट। बेसिक कंसेप्ट क्लियर रखो, सब क्वेश्चन करके दूंगा आपको, ठीक है। और आप करके आएंगे, मेरे को यकीन है बॉस, जब आप प्रैक्टिस करके जाएंगे मेरे साथ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हर क्वेश्चन से आपको इस चैप्टर के कंप्लीट कॉन्सेप्ट का रिवीजन देखने को मिलेगा, और अच्छी बात है उन कॉन्सेप्ट का यूज करके हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर रहे हैं, और यही तो इस सीरीज का मतलब है बच्चों, राइट। तो बस बने रहना और मस्त तरीके से नोट बनाना और सीखते रहना और अप्लाई करना। जो आपको ये इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, उस पीडीएफ को फिर से सॉल्व करना, अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। PYQ अलग से कर लेना और एक्स्ट्रा। ओके, धरती के चांद सितारों, स्वागत है आपका सबका एक बार फिर से। और अभी तो एक ही क्वेश्चन हुआ है यार, फिर से मैं आपको स्वागत कर रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। और आप देख के बता सकते हैं भाई सर ये तो यार मतलब ये तो गेट वाला क्वेश्चन हो गया भाई, इसमें तो गेट नजर आ रहे। बिल्कुल यही कमाल है, हर क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा बच्चों। इसमें बोला है आइडेंटिफाई द लॉजिक गेट गिवन इन द सर्किट। ओके, मतलब बताओ ये पूरा कॉम्बिनेशन गेट्स का किस पर्टिकुलर गेट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। बच्चों जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो हमें इसका आउटपुट निकाल लेना चाहिए। एक बूलियन एक्सप्रेशन जिसको कहते हैं, तो बनाना है। कैसे बनता है ध्यान से देखो। यू हैव टू अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल प्रॉपर्टी ऑफ द इंडिविजुअल गेट। नॉट गेट क्या करता है, एंड गेट क्या करता है, नैंड गेट क्या करता है, नॉर गेट क्या करता है, और गेट क्या करता है, उनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी आपको याद रखनी, वो रिवाइज करके बैठना। अंडरस्टूड। अब देखो पहले पहचान कर लो। देखो ये वाला जो सिंबल होता था इससे पहचान होगी, और यहाँ पे नोट लगाया तो ये नॉट गेट है, ये भी नॉट गेट है। अगर आप इसको देखो ध्यान से, ये किसका सिंबल होता है, एंड का, लेकिन यहाँ पे ये नॉट लगाया तो ये नैंड गेट है। अंडरस्टूड, दिस इज योर नैंड गेट गाइस। हाँ, एंड गेट कैसा होता था सर, ऐसे होता था बच्चों एंड गेट। ए बी इनपुट देंगे और बस यहाँ पे आउटपुट। यहाँ ये लड्डू सा नहीं होगा, ये राउंड एंड राउंड नहीं होगा, तो ये एंड गेट है। और गेट का कैसा होता था सर सिंबल, और गेट का ये होता है बच्चों। नॉर गेट का क्या होगा सर, नॉर बनाने के लिए यहाँ ये नोट लगा देना, ये नॉर गेट बनेगा बच्चों, और ये और गेट बनेगा, और ये एंड गेट है। और जो नॉट गेट होता है उसका सिंगल इनपुट होता है, राइट, ये नॉट गेट का सिंबल है। बस यही याद रखना है। बाकी इस पे अगर यहाँ लड्डू सा आपने बना दिया ये राउंड एंड राउंड, तो दिस इज ए बी, और ये बन जाएगा आपका, दिस इज योर नैंड गेट। हाँ, नैंड गेट बनेगा, ये तो याद होगा। देखो ये याद होना चाहिए, तभी क्वेश्चन बनेंगे वो, ठीक है। चलो फिर भी मेरा काम है आपको रिवाइज कराना, तो फटाक से करा देता हूँ। प्रॉपर्टी सबकी पता होनी चाहिए, एक बार यहाँ बता देता हूँ, फिर जितने भी क्वेश्चन आएंगे वहां डरने का नहीं। जब भी हम नॉट गेट पर कोई भी इनपुट देते हैं तो इसका जो आउटपुट आएगा वो इसको रिवर्स करता है। ए बार लगा दो, उसका रिवर्स कर देगा, ठीक है, ये याद रखना। ये इसका बूलियन एक्सप्रेशन है, बूलियन एक्सप्रेशन बोलते हैं इसको। जो एंड गेट का काम होता है, ए बी दोनों इनपुट को क्या कर देगा, ए डॉट बी कर देगा।
मतलब एंड गेट ये बोलता है कि ए और बी दोनों हाई होंगे ना जब 1 1, क्योंकि आपको पता है इस चैप्टर में जब हम गेट की बात करते हैं तो दो इनपुट यूज करते हैं हम, 0 और 1। तो बच्चों 0 यूज किया जाता है लो इनपुट के लिए, आप सबको पता है, और 1 यूज किया जाता है हाई के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, मेरा काम है इस सीरीज के थ्रू आपको न्यूमेरिकल कराना, बट उससे भी इंपॉर्टेंट आपके कॉन्सेप्ट भी रिवाइज कराना। हालांकि हमें आते होंगे बट फिर भी रिवाइज कर लेंगे। उससे क्या होगा, बढ़िया तरीके से आपका दिमाग उसके लिए तैयार हो जाएगा, क्वेश्चन करने आपको बहुत इजी लगने लगेंगे। डन? यस। तो वो बोलता है, एंड गेट ये बोलता है कि ए और बी दोनों हाई होंगे तभी आउटपुट हाई मिलेगा। तो ये इसका बूलियन एक्सप्रेशन होता है। कंडीशन समझते रहना बच्चों। ये और गेट है, और गेट बोलता है ए बी में से कोई एक भी हाई होगा, जरूरी नहीं दोनों हाई हो, मतलब ये 0 ये 1 हो सकता है, तब भी यहां हाई आउटपुट मिल जाएगा। समझ गए? और ये कितना आएगा सर, a प्लस बी इसका बूलियन एक्सप्रेशन होता है, ये वाला, ये याद रखना इनका फॉर्मूला भी, बूलियन एक्सप्रेशन, राइट। नॉर गेट इसका जस्ट रिवर्स होता है, नॉर और का नोट होता है। तो यहां पे आप क्या करेंगे, नॉर बनाने के लिए a प्लस बी लिखेंगे, पूरे पे बार लगा देंगे, होल पूरे पे, राइट। वैसे ही नैंड गेट एंड का रिवर्स होता है बच्चों, और एंड का था आपका a डॉट बी, पूरे पे बार लगा दो, रिवर्स ऑफ दैट। ये याद रख लेना, मजा आ जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, इनकी प्रॉपर्टी याद रखना, बस। ठीक है जनाब, यस। अब आ जाते हैं वापस। देखो बच्चों, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, ए इनपुट दिया है पहले नॉट गेट पे, तो ये ए इसको रिवर्स करके बाहर निकालेगा, ए बार मिलेगा, अभी बताया मैंने। और बी जब इससे बाहर निकलेगा तो बी बार, और ये दोनों इनपुट की तरह इस गेट पे आएंगे, इधर से आएंगे। यस, देखो क्वेश्चन एक करो लेकिन बेस्ट तरीके से करो कि पूरा शिद्दत के अनुसार आपको उसका पता चल जाए कि ये हो क्या रहा है। अब इसके पास ये जो यहाँ पे नैंड गेट है, ये बड़ा खुश है और ये मतलब चाहत रख रहा है कि मेरे पास कुछ तो आए इनपुट। तो इधर से ए बार आया, इधर से बी बार, तो ये क्या करेगा, अभी बताया मैंने, इसका फॉर्मूला होता है जो भी इनपुट आएगा पहले उनको डॉट मल्टीप्लाई कर देगा, फिर चूंकि ये नैंड का एंड का अपोजिट होता है तो पूरे पे बार लगा देगा। ठीक है, इनको ए बार बी बार की तरह ना लेके ए बी मान के चलो, तो ए डॉट बी करेगा और पूरे पे होल बार लगाएगा। अब ध्यान से देखो, आपके पास जो एक्सप्रेशन बना है वो ए बार डॉट बी बार बना है और इसका पूरे का बार है, अंडरस्टूड। बट इस प्रॉपर्टी को एक बूलियन थ्योरम होती है, ठीक है सर, बूलियन नहीं, सॉरी माय मिस्टेक, डिमॉर्गन्स थ्योरम होती है। मतलब उन्होंने, इन भाई साहब ने बताया, डिमॉर्गन साहब ने बताया कि कहीं पे अगर ए बार डॉट बी बार लिखा हो डॉट में, तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा ए प्लस बी का होल बार में। ये थ्योरम है इसकी पहली, ये याद रखना बच्चों आप सबने, है ना। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। अगर कहीं ए के ऊपर बार डॉट बी के ऊपर बार लिखा हो तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। समझ गए? यस सर, मतलब ये याद रखना है आपने, ये रिजल्ट एक्चुअली आपने याद रखना है क्योंकि ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब इस रिजल्ट को देखो, यहाँ पे आप अप्लाई कर दो। अगर हम इसको अप्लाई करेंगे तो ये जो बड़े वाला बार है ये एज इट रहेगा, लेकिन इसकी जगह हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल बार। और दूसरा पॉइंट आपने याद रखना है गाइस, जब भी किसी भी इनपुट के ऊपर 2 बार लगे हो तो वो सेम इनपुट दे देता है, ए ही देगा आपको। मतलब कैसे सर, मतलब अगर ए की वैल्यू मैंने 1 ली और उस पर एक बार लगाया तो ये इसको 1 को लो इनपुट यानी 0 में कन्वर्ट करेगा। लेकिन अगर इस पर डबल ए 1 कर दिया मैंने तो 0 का भी बार हो जाएगा तो वो 1 ही रहेगा, ये 1 ही रहेगा। दिस इज व्हाट जो मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ, राइट। तो इसका मतलब सर ये दोनों बार लगने की वजह से यहाँ पे केवल आउटपुट a प्लस बी बचेगा। और ये किसका बूलियन एक्सप्रेशन होता है, ये पहचानो, ये होता है और गेट का। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन एक और गेट की तरह काम करेगा, तो ये और गेट की तरह काम करेगा। 4 ऑप्शन है, ढूंढ लो, उड़ा डालो। दिस इज द वे, बेस्ट तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ से बूलियन एक्सप्रेशन निकालो, उसको सॉल्व करो और देखो वो किस पर्टिकुलर गेट के फॉर्मूले को रिप्रेजेंट कर रहा है और टिक कर दो। अब चाहे उसकी ट्रुथ टेबल बनाओ, कुछ भी बनाओ, तरीका यही होता है, बेस्ट एकदम। ठीक है, उम्मीद करता हूं, मैं कोई जल्दी नहीं करूंगा, मैं आपके लिए पढ़ाऊंगा, आपको समझाने के लिए पढ़ाऊंगा, चाहे कितना ही समय लगे क्वेश्चन में। नॉट फॉर कि जस्ट आया मैं सॉल्व किया निकल लिया बॉस, नहीं। मैं चाहता हूं आप एक क्वेश्चन को ध्यान से समझे क्योंकि 4 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं अब बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है बच्चों, चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ज्यादा कुछ खास आपको है नहीं, बट एक पॉइंट है जो मैं वहां बताना चाह रहा था, दैट्स व्हाई मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट करा है और वो आपको पता होना चाहिए। उससे 4 मार्क्स जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं, ड्यू टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट। टिक करके आना है बस, ठीक है।
ओके, हियर वी गो। तो बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, पढ़ लिया जाए भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द डायोड सर्किट शोज करेक्ट बाइजिंग यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ डायनामिक रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। वो बोल रहा है कि इनमें से कौन सा सर्किट डायनामिक रेजिस्टेंस इसमें यूज किया है और पीएन जंक्शन ओके डायोड। आप समझो बात को। वो बोल रहा है कि जो गिवन सर्किट है ना डायोड के, बहुत सारे गिवन सर्किट है, आपको 4 ऑप्शन है उनके डायोड के, इसमें से कौन सा करेक्ट बाइजिंग यूज्ड किया जाएगा फॉर मेजरमेंट ऑफ डायनेमिक। अगर उन सर्किट का यूज करके आप डायनेमिक रेजिस्टेंस का मेजरमेंट करना चाहते हो तो इनमें से कौन सा बाइजिंग है डायोड्स का जो करेक्टली यूज होता है। बच्चों इस पॉइंट के लिए जब भी हम डायोड के सर्किट के थ्रू डायनेमिक रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं फॉर द मेजरमेंट, ये पॉइंट याद रखना, क्वेश्चन हो जाएगा आपका, फॉर द मेजरमेंट ऑफ, आपको पता ही है किसका, डायनेमिक रेजिस्टेंस, यूजिंग डायोड वाले जो सर्किट होंगे। तो याद रखना जो सर्किट फॉरवर्ड बाइजिंग में होगा वो डायनेमिक रेजिस्टेंस को मेजरमेंट कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो आपने बस ये देखना है कि कौन सा इन चारों ऑप्शन में से सर्किट फॉरवर्ड डायोड किस सर्किट में यूज होने वाला डायोड फॉरवर्ड बाइजिंग में। और फॉरवर्ड बाइजिंग में कैसे पता लगाते हैं, पी साइड हाई पोटेंशियल, एन साइड लो पोटेंशियल होती है। देख लो पहले वाले में क्या है बच्चों, देखो पहले वाले में एक डायोड है, इस तरीके से एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे अर्थिंग की गई है, यहाँ एक कैपेसिटर लगा दिया गया है, फिर से अर्थिंग कर दी है। अगर आप ध्यान से देखो इसकी ये पी साइड है, ये इधर अर्थिंग का मतलब 0 वोल्ट, इधर भी 0 वोल्ट, दोनों के वोल्टेज सेम हो गए, तो इसका मतलब ऑब्वियसली हम इसमें कोई डिसाइड नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे वैसे भी क्या दे रखा है आपको, दिस इज योर कैपेसिटर गाइस। तो कैपेसिटर का ये वाला जो टर्मिनल है वो 0 वोल्ट पे चला जाएगा, ठीक है। ये वाला अगर 0 पे जा रहा है तो इसके अपोजिट ये इधर से 0 वोल्ट बन गया, इसके अपोजिट इस पे अगर पॉजिटिव चार्ज कोई बन रहा है 0 वोल्ट पे तो दैट इज नेगेटिव चार्ज। ये वाली प्लेट आपकी लो पोटेंशियल पे आ जाएगी और ये 0 वोल्ट की वजह से ये वाली प्लेट आपकी हाई पोटेंशियल पे आ जाएगी। और दोनों का पोटेंशियल इधर अगर देखें, अगर कैपेसिटर को हटा दे तो 0 0 दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन चूंकि यहाँ कैपेसिटर यूज हो रखा है तो आप ये देखेंगे कि इधर भी अर्थिंग है, इधर भी, जिसकी वजह से ये एक फॉरवर्ड बाइजिंग कंडीशन नहीं कहलाएगी। ये आपने ध्यान देना है, अंडरस्टूड। तो ये तो नहीं है भाई, दूसरा देख लेते हैं। जो दूसरा सर्किट आपको दे रखा है बच्चों वो कुछ ऐसे दे रखा है, ये बैटरी है और ये बैटरी है 5 वोल्ट की, और यहाँ पे लगा दिया एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक डायोड दे दिया है और यहाँ पे फिर से एक अर्थिंग कर दी गई है। सो दिस इज 0 वोल्ट, दिस इज 0 वोल्ट, लेकिन ये जो अर्थिंग है ये बैटरी के 5 वोल्ट से कनेक्ट है। ये नेगेटिव तो यहाँ पे रहेगा, रेजिस्टेंस है, और ये 0 वोल्ट है तो एन साइड से 0 वोल्ट है और इधर से नेगेटिव है पी साइड, मतलब ये तो रिवर्स बाइज्ड की कंडीशन होती है, तो ये भी यूज नहीं होगा। थर्ड में अगर मैं आ जाऊं बच्चों, थर्ड वाली में बैटरी में प्लस ऊपर है माइनस नीचे, और उसके बाद अर्थिंग की गई है, यहाँ एक रेजिस्टेंस और एक डायोड लगा दिया गया है। आप देखते रहें बॉस, दिस इज 0 वोल्ट, दिस इज ऑल्सो। अब की बार 0 वोल्ट पे नेगेटिव टर्मिनल है, प्लस टर्मिनल जो है इस वायर के थ्रू पी साइड पे, और इधर 0 है तो ये प्लस ज्यादा होगा 0 से, तो ऑब्वियसली ये फॉरवर्ड बाइज्ड है, यस, क्योंकि इसका 5 वोल्ट है। तो 5 वोल्ट इज ग्रेटर देन 0 ऑब्वियसली, तो करंट इधर से जाएगी, तो ये फॉरवर्ड है। तो इसमें से ये वाला अरेंजमेंट ही यूज किया जाएगा डायनेमिक रेजिस्टेंस के मेजरमेंट के लिए। लास्ट का ऑप्शन भी अगर आप देखेंगे तो वो भी आपका नेगेटिव साइड से पी साइड कनेक्ट है, रिवर्स बाइज्ड है। तो दिस इज योर करेक्ट। बस इतना पहचानना है भाई, तो मजा आ जाएगा यार सर, मतलब हम तो सॉल्व कर लेंगे फिर तो मजा ही आएगा। यस, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। बस एक चीज मैंने आपको बतानी थी, डायनेमिक रेजिस्टेंस का मेजरमेंट किस कंडीशन में किया जाएगा, जो डायोड जिस सर्किट में फॉरवर्ड बाइजिंग कंडीशन पे होगा, मतलब जिस डायोड में जाने वाली करंट पी साइड से एन साइड की तरफ जा रही होगी। आई थिंक अब तो पक्का आपके दिमाग तक बात मेरी चली गई होगी। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, हर क्वेश्चन से आपको एक बेस्ट कॉन्सेप्ट मिलेगा, उसका रिविजन होगा और पूरे चैप्टर पे कमांड करेंगे। और क्वेश्चन तो ऑब्वियसली हम सॉल्व कर ही रहे हैं बॉस, बने रहना मेरे साथ, इस पूरी सीरीज में आपकी कहानी ही बदल जाएगी बॉस। विद इन 30 डेज जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में बेस्ट स्कोर हम फिजिक्स में करेंगे। नीट वालों का रिवीजन हो जाएगा, 12th वालों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके बोर्ड एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स में, और आएंगे तो यहीं से ना यार, जितने भी 12th के चैप्टर में यूज करूंगा उन्हीं से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, आप मचा सकते हो बॉस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके बच्चों, हियर वी गो एंड दिस इज द सर्किट। आप अरेंजमेंट देख सकते हो, यहाँ पे 3 अलग अलग डायोड का यूज किया गया, एक्चुअली 2 अलग अलग। ये वाले डायोड का अगर सिंबल आप देखोगे तो ये OR गेट है,
ओहो माय मिस्टेक, दिस इज गेट नॉट डायोड, राइट। और ये वाला भी और गेट है, और ये वाले को अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे लड्डू नहीं लगाया मैंने, गोलू गोलू नहीं लगाया सर्कल, तो ये एंड गेट है। तो दो और गेट एक एंड गेट है इसमें। चलो पूछते हैं क्या है भाई। उसने बोला इस पूरे सर्किट में जो इनपुट दिए गए हैं ना, इस पे दिया गया ए इनपुट और यहां से बी इनपुट को डिवाइड कर दिया गया, इसके पास भी बी इनपुट जाएगा और इसके पास भी बी इनपुट जाएगा। यस, ये आपको पहचान करना आना चाहिए। और लास्ट का जो इनपुट है वो 1 है, यानी हाई इनपुट 1 की फॉर्म में दे दिया, बाइनरी नंबर आप सबको पता है। तो बोल रहे हैं कि जो आउटपुट है वो 0 होना चाहिए। तो बताओ ए बी की वैल्यू क्या ले, राइट। व्हेन द आउटपुट इज 0 अकॉर्डिंग टू दिस सर्किट, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ इनपुट ए एंड बी। ए और बी की वैल्यू क्या होगी, तो बच्चों ध्यान से समझेंगे आप। उसने ऑलरेडी बोल दिया कि y की वैल्यू 0 आनी चाहिए, मतलब लो इनपुट आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि दो ही बाइनरी नंबर है 0 1, ये लो के लिए यूज किया जाता है, अभी बताया मैंने, ये हाई के लिए, हाई इनपुट के लिए, आउटपुट या इनपुट जो भी है, ठीक है, दोनों के लिए। अब सर कैसे करेंगे, तो भाई ऑप्शन दे रखे हैं, रैंडमली भी कर सकते हो, और बेस्ट तरीका क्या है सॉल्व करने का सर, वो हम कैसे सॉल्व करेंगे, निकाल लेना भाई। देखो अगर मैं पहला ऑप्शन चूज करूंगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाओ आप, a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 0, पहला ऑप्शन चूज करते हैं। जब आप a 1 लिखोगे और b को आप 0 लिखोगे, तो यहां से देखो इस गेट के पास इधर से जाएगा 0, इधर से आएगा 1, और गेट बोलता है दोनों में से एक भी हाई होगा तो यहां हाई मिलेगा। अभी मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, मतलब और गेट इनको ऐड करेगा 1 + 0, इनमें से ये हाई है तो एक भी हाई होगा तो यहां से हाई मिलेगा, और ये जो हाई वैल्यू आएगी यहां तक चली जाएगी, ये वाली वैल्यू उसके लिए इनपुट का काम करेगी। बिल्कुल, यहां b 0 है, इधर से b जो आ रहा है इसके पास भी आएगा 0 और इधर से 1 जा रहा है, तो ये एंड गेट है, और एंड गेट 0.1 ये बोलता है दोनों हाई होंगे अदरवाइज 0 हो जाएगा, तो इसको 0 कर देगा, तो यहां से 0 आएगा। और गेट के पास देखो एक हाई आ रहा है, तो ये तो पक्का हाई आएगा इसके अकॉर्डिंग, मतलब ये 0 नहीं आ रहा है, तो दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। ये तो हाई आ रहा है, 1 आ रहा है, 0 आना चाहिए, तो दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। आप बोल रहे हो सर तो नेक्स्ट करके देख ले। अगर बच्चों आप दिमाग लगाओ ना, जब मैंने यहाँ 1 और 0 लिया, 1 और 0 और गेट है तो 1 ही देगा, लेकिन अगर इसको मैं 0 और 1 ले लूँ तब भी 1 ही देगा, मतलब जो सेकंड ऑप्शन है ना, ए की वैल्यू अगर मैं यहाँ 0 ले लूँ सेकंड ऑप्शन में, और बी की वैल्यू मैं यहाँ पे 1 ले लूँ, तो इस पे भी नहीं मिलेगा। आप करके देख लो, क्योंकि यही से आइडिया लगा सकते हो आप। थर्ड ऑप्शन में आ जाओ, ए भी उसने 0 लिया, ये इंटरेस्टिंग हो सकता है, बी भी उसने 0 लिया, और जो फोर्थ ऑप्शन है ना बच्चों, वो आपको दे रखा है A1 और B1, इन पे कहीं ना कहीं आंसर मैच कर सकता है। अंडरस्टूड कैसे सर, देखो इस पे भी नहीं होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि और गेट है, ये एंड गेट है, 1 1 पे 1 दे देगा, ये 1 1 पे ऑब्वियसली 1 देगा, तो ये 1 ही देगा। तो इस पे आ जाओ, इस पे देखो, अगर बच्चों ने 0 0 लिया, देखो इसको भी 0 देते हैं, इसको भी 0, मैं 0 0 वाली बात कर रहा हूं, तो जब यहां से 0 जाएगा इधर से भी 0, तो आप सबको पता है इधर से भी 0, इधर दोनों ही लो इनपुट है तो लो ही मिलेगा ना भाई। लेकिन ये b जब इसके पास भी आएगा 0 और यहां से आ रहा है 1, तो ये 0 1 है तो 0 ही जाएगा, तो इधर से भी 0 ही आ रहा है, इधर से भी 0 ही आ रहा है, तो ऑब्वियसली y आउटपुट भी क्या मिलेगा, 0 + 0, दैट इज दोनों ही इनपुट अगर लो होंगे तभी इनपुट लो आएगा और गेट की कंडीशन में। यस, दिस इज करेक्ट। ये तो आपने ऐसे ही बता देना है कंडीशन अप्लाई करके, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं, आप बस ध्यान से समझ लो क्या चल रहा है, क्योंकि आप सबको पता है और गेट का जो फॉर्मूला होता है वो a + b लेते हैं, और एंड गेट का होता है a एंड गेट का a.b, और एंड गेट बच्चों बोलता है जब a और b दोनों 1 1 होंगे तभी 1 आएगा, अगर 1 0 हो गए तो 0, 0.1 होगा तो 0, 0 0 होगा तो 0 ही है, इस पे ही 1 मिलेगा। लेकिन और गेट आपको बोलता है, और गेट कि अगर 1 + 1 होगा तो 1 आएगा, 1 + 0 भी होगा तो भी 1 आएगा, 0 + 1 भी होगा तब भी 1 आएगा, 0 + 0 पे ही 0 जाएगा। इट्स अ बूलियन अलजेब्रा, राइट, इट्स नॉट अ मैथमेटिक्स, बूलियन अलजेब्रा है, ठीक है। 1 + 1 यानी हाई प्लस हाई तो हाई वैल्यू ही मिलेगी, एक हाई प्लस लो तो हाई मिलेगी, एक लो प्लस हाई तो भी हाई मिलेगी, लेकिन दोनों लो तो इसमें लो मिलेगी। तो इसके और इसमें दोनों में फर्क आपको समझ आ जाना चाहिए। ओके सर, अब हम समझ गए, आगे हमें कोई दिक्कत होगी नहीं, ये फंडे हम याद रखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देख लेते हैं। ट्रुथ टेबल बना रहा है, एक सर्किट दे रखा है, एक गेट का कॉम्बिनेशन दे रखा है, उसकी हेल्प से वो लॉजिक जो सर्किट है उसका कॉम्बिनेशन और उसकी हमने ट्रुथ टेबल बनानी है। तो मतलब सर ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, बहुत आते हैं ट्रुथ टेबल बनाने के, तो भाई मजा आता, कुछ करना ही नहीं है। ट्रुथ टेबल का मतलब जो इनपुट ये आउटपुट हम निकाल रहे हैं, बस एक टेबल बना देनी कि अगर इनपुट ये है तो इसके आउटपुट ये आएंगे, उसकी एक टेबल बनानी है।
फिनिश। ओके बच्चों, मैं अगर आपको बता दूं कि यार इसको कैसे करते हैं, बेस्ट तरीका बता रहा हूं मैं ट्रुथ टेबल बनाने का। वैसे बहुत तरीके होते हैं यार, जो जिसको बेस्ट लग जाए, जो जिसको जल्द क्लिक कर जाए, अब बस वही बेस्ट है। आपका क्वेश्चन बस अल्टीमेट वे में सही होना चाहिए, ठीक है। तो चलो देखो, ये वाला दे रखा है आपको कॉम्बिनेशन, तो जब भी ट्रुथ टेबल बनानी पड़े, ठीक है, इसकी ट्रुथ टेबल बनानी पड़े तो उसका मतलब क्या है। इनपुट क्या है, ए और बी है, दो इनपुट है। ये कौन सा गेट है, पहचान लो, एंड गेट है। ये कौन सा गेट है सर, उत्तरी, ये तो नॉट गेट है, ये तो और गेट है सर। तीन गेट अलग अलग यूज किए गए हैं। तो बच्चों, ट्रुथ टेबल बनाने का सबसे बेस्ट तरीका, जिससे आपकी गलती होने के चांस फिनिश हो जाते हैं, इसका बूलियन एक्सप्रेशन निकाल लो यहां से इनपुट को आगे फॉरवर्ड करके। जब ए इनपुट इसके पास जाएगा, यहां से ए, और इसी वायर के थ्रू ये इनपुट यहां पे भी जाएगा, ठीक है, और यहां तो जा ही रहा है, और इधर से बी, तो इसके पास ए बी, तो ए डॉट बी आएगा इससे बाहर, और यहां तक पहुंचेगा ए डॉट बी इसके पास एज ए इनपुट, और ए इसके पास एज ए इनपुट जाएगा, तो इसका काम है इसको रिवर्स करना, तो ए बार आएगा, तो यहां से ए बार आएगा। तो जो वाई मिल रहा है ना बच्चों, अगर आप ध्यान से देखें, ये तो इनको ऐड करेगा, और गेट है, इधर से ए इनपुट आ रहा है प्लस इधर से ए डॉट बी आ रहा है, बस ये भी इनका इसका बूलियन अलजेब्रा, यानी वाई इक्वल टू आ गया ए बार प्लस ए डॉट बी। ठीक है जनाब, तो क्या करना है सर, हमने ट्रुथ टेबल बच्चों ऐसी बनानी है। एक टेबल आपको दे रखा होगा, पहले देख लेते हैं आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टेबल कैसे दे रखी है। टेबल दिया उसने, वाई आउटपुट चाहिए उसको, ए बी लिखा है, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी, और वाई आउटपुट, और वाई आउटपुट हमने जो निकाला है वो निकाला उसका फॉर्मूला ए प्लस ए बी। बस देखो बहुत आसान है। अब ए बी की वैल्यू हमें पता है, एक इनपुट की दो वैल्यू है, 0 1, हाँ अंडरस्टूड। तो सबसे पहले हम यहाँ डेटा यूज करेंगे कुछ ऐसे। ओके धुरंधर खिलाड़ियों, बस समझते जाना। अगर किसी बच्चे ने ए और बी की वैल्यू, पहले ए की 1 ले ली, बी की भी 1, एक सेट ये ले लो। फिर किसी बच्चे ने ए की 0 और बी की भी 0, फिर जिसे कंफ्यूजन ना हो, जो पॉसिबल है सब ले लो। तो 0 0 आ गई, 1 1 आ गई। फिर किसी बच्चे ने नेक्स्ट सेट, एक सेट दो सेट, चार ही होंगे ना ऑब्वियसली, तो ए की 1 ले ली, बी की लो ले ली, ऐसे मान लो, या ए की लो और बी की हाई, बस इससे ज्यादा और कोई पॉसिबिलिटी तो है नहीं है। तो पहले ये 1, इसकी दोनों की 1 1 लिखो, 1 1। तो देखो यहाँ इससे कैसे निकालोगे, क्योंकि उसका फॉर्मूला ही है। तो ए का लिया हमने 1, बी का भी 1, तो मैं लिखूंगा 1 बार प्लस 1 डॉट 1, क्योंकि ए डॉट बी है, ठीक है। तो यहां से क्या मिलेगा, देखो 1 का बार ये 0 हो जाएगा, 1 डॉट 1 ये 1 हो जाएगा, और ये तो और गेट की प्रॉपर्टी है, 0 प्लस 1 ये तो 1 आएगा। तो मतलब पहले इनपुट पे जो आंसर आ रहा है, आउटपुट वो 1 आ रहा है। आराम से बनाओ, टिक करना है बाद में बस, ठीक है। दूसरा सेट लो 0 0, तो 0 0, तो जब यहाँ पे ए बी 0 उसका बार प्लस ए 0 डॉट ए बी 0, तो बच्चों आप यहां से देखोगे 0 का बार 1 हो जाएगा, और ये तो 0 ही रहेगा, और ये भी 1 आ रहा है। कमाल हो गया सर ये तो, यस। अब आप देखेंगे ये वाला ए 1 है, बी 0 है, 1 0, तो ए 1 है और ए 1 है डॉट 0 है, तो इसको देखो ए का बार 0 हो जाएगा सर, और 1 डॉट 0 ये तो एंड गेट की प्रॉपर्टी है, 0 ही होगा, तो ये 0 आ जाएगा, यस। अब लास्ट बचा ये 0 1, तो ए 0 बी 1, तो यहां लिखेंगे ए 0 है सर, और ए 0 है सर, बी 1 है, तो देखो 0 का 1 हो जाएगा बच्चों, और ये तो 0 ही है, ये 1 आ गया। तो इसका मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारा ट्रुथ टेबल होना चाहिए करेक्ट। अब 4 ऑप्शन है आपके पास, आई थिंक बच्चों 4 ऑप्शन में से ना कौन सा करेक्ट होगा, जिसमें आउटपुट में 3 1 होंगे, 1 0 होगा। तो 3 1 1 0 एक ही है फर्स्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू दिस सीट। आपके ऑप्शन आप चेक कर ले, यहाँ पे 3 1 है, 1 0 है, एंड दिस इज द वे टू सॉल्व द, कैसा भी क्वेश्चन हो आराम से सॉल्व करोगे, 4 नंबर जरूर मिलेंगे। कोई भाई का लाल नहीं रोक सकता आपको आपके नंबर दिलाने से। सो डोंट वरी, बी कॉन्फिडेंट एंड बी कॉन्फिडेंट ऑन योर प्रैक्टिस, योर कॉन्सेप्ट एंड योर एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट, राइट। सीखे यार, आपने मेहनत कर रहे हो, आप इस सीरीज का यूज कर रहे हो आप बेस्ट तरीके से, आगे बढ़े बॉस। बच्चों अब ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है थोड़ा ट्रैक से डिफरेंट है, लेकिन कर लेंगे हम, क्योंकि हर टाइप का क्वेश्चन हमें करना आना चाहिए। ये तो कमाल है पेपर के डिस्कशन का, आपके कंसेप्ट भी रिवाइज हो रहे हैं, आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करने आ रहे हैं, डिफरेंट कैटेगरी भी पता चल रही है कम से कम समय में। अच्छी बात है, विद इन 40 to 50 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट, राइट, यस। तो उसने बोला द एक्सेप्टर लेवल ऑफ अ पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है, उसका जो एक्सेप्टर लेवल है वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मतलब ये उसकी एनर्जी होती है, यानी उसकी एनर्जी दे रखी है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
ये ध्यान रखने का, ठीक है। द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट विच कैन क्रिएट अ होल वुड बी, यानी वेवलेंथ निकालनी है लाइट की, बस ये ध्यान रखो। तो बच्चों अगर मैं आपको बता दूं, एनर्जी इक्वल टू होती थी hc/λ। याद आया कुछ बॉस? यहां से आपने लैम्डा मैक्स निकालने के लिए hc/e, और e आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है, तो ये वैल्यू भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही होनी चाहिए। अगर नहीं दे रखी है तो लिखनी पड़ेगी, और अगर दे रखी है तो ढूंढ लो। hc की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है बच्चों। hc आपको दे रखा है 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, बस इसकी यूनिट पे ध्यान दें आप। चूंकि एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो hc भी हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही चाहिए, तो वो है बिल्कुल करेक्ट। लेकिन नैनोमीटर है तो नैनो को बदलना पड़ेगा, मीटर ही बनाना पड़ेगा। तो जब hc की वैल्यू आप बच्चों पुट करें तो याद रखें इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए, और नैनो है तो उसको 10⁻⁹ लिखें, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है एनर्जी तो उसको 6 लिखें। अब इसको डिवाइड कर ले, तो 6 से इसको डिवाइड करोगे 207 इंटू 10⁻⁹, तो 207 नैनोमीटर इज द मैक्सिमम वेवलेंथ, एंड दिस इज द फॉर्मूला। सबने पढ़ा है फोटोन की एनर्जी, नो प्रॉब्लम। यू जस्ट फोकस ऑन द गिवन वैल्यूज एंड यूनिट एंड ऑल, जहां सिली मिस्टेक हो सकती है। अंडरस्टूड? बाकी तो आसान है, आप समझ गए होंगे। हो वाओ, यस वाओ। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, एंड लास्ट 3 प्रॉब्लम्स वेरी इंपॉर्टेंट, उनके थ्रू भी आपको मजा आएगा, आप क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे और इंजॉय भी करेंगे, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो यार सर अब हम भी ऐसे कर सकते हैं। यस बच्चों, आप भी ऐसे कर पाएंगे। चलो भाई स्टार्ट करें। ओके बच्चों, हालांकि ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कर लिया यार, तो डरने का नहीं। आपसे एक सर्किट दे रखा है, आप देख सकते हो, इसमें गेट्स दे रखे हैं, आपके पहचान कर लो। ये नॉट गेट है सर, ये भी नॉट गेट है सर, इसकी शक्ल देख के और गेट, ये तो सर एंड गेट है, और ये भी सर एंड गेट है। तो सर पूछेगा क्या? पढ़ लो भाई क्वेश्चन यार। उसने बोला द वैल्यू ऑफ द आउटपुट फॉर द फॉलोइंग इनपुट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्किट। तो ये जो आउटपुट है y, इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। उसके 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। इनपुट a और b है, किस तरीके से अप्लाई किए सब कुछ आपके सामने। बच्चों जब भी ऐसा कॉम्प्लेक्स दिखने वाला क्वेश्चन होना तो कैसे सॉल्व करना है ध्यान से समझने का। y का एक्सप्रेशन निकालो पहले, बेस्ट रहेगा आपके लिए, जल्दी सॉल्व कर लोगे। तो देखो a इनपुट यहां से इसके पास जा रहा है, और b इनपुट यहां से चला तो था इसके पास डायरेक्ट, लेकिन वो b जब यहां तक पहुंचेगा तो वो इससे बाहर निकल के b बार हो जाएगा। आप ध्यान से समझना, क्योंकि नोट गेट है उसके रास्ते में। तो इसके पास इधर से a आया, इधर से b, और गेट उनको ऐड करेगा तो यहां पहुंचेगा a प्लस b बार। बिल्कुल सर, ये करो पहले, बेस्ट होगा, डोंट वरी। फिर देखो यहां से इस वायर के थ्रू यहां पे डायरेक्ट आ गया b, आ गया, और इस वायर के थ्रू इसको क्रॉस करके यहां से डायरेक्ट आ गया a आया यहां, लेकिन a को इसको क्रॉस करके जाना पड़ेगा तो a बार बनेगा। तो एंड गेट के पास आया b डॉट a बार, क्योंकि एंड गेट का काम इनको मल्टीप्लाई कराना है, और ये दोनों एज ए इनपुट, ये दोनों इसके एंड गेट के पास जाएगा, तो फाइनल जो y मिलेगा ना बच्चों, तो ये भी इनको मल्टीप्लाई करेगा, यानी a प्लस b का बार डॉट मल्टीप्लाई करेगा इसको b डॉट a बार। ये इसका फाइनल बूलियन एक्सप्रेशन, व्हाटएवर जो भी है, बट ये इसका एक्सप्रेशन है। अब वो हमारे से कुछ भी पूछे, पूछ रहा है y की वैल्यू बताओ, तो जो ए बी के टर्म्स में इनमें से कोई भी मैच नहीं कर रहा है ए बी के टर्म्स में अगर देखा जाए, लेकिन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि a डॉट बी भी हो सकता है ये एंड गेट की तरह काम करे। इसमें a डॉट बार है, सी ऑप्शन तो हटा ही दो ना, ए बार डॉट बी के साथ ये भी है, तो ये करेक्ट नहीं है थर्ड ऑप्शन, और जो फर्स्ट वाला है वो भी करेक्ट नहीं है। अब या तो इसका सेकंड ऑप्शन यानी 0 होगा, या इसका फोर्थ ऑप्शन यानी ए डॉट बी होगा, वो इसकी वैल्यूज निकाल के पता चलेगा। कैसे सर, मतलब क्या बात कर रहे हो बच्चों? हम फिर से वो सारे सेट मान के चलेंगे इसमें कि ए बी की वैल्यू अगर 1 हो, और ए की वैल्यू अगर 0 हो, बी की वैल्यू अगर 0 हो, 1 2, फिर a की वैल्यू अगर 1 ले, b की 0 ले, ऐसे ही अप्लाई करो, बेस्ट तरीका। और ये 0 और इसके ले 1। अब यहाँ पुट करके y का आंसर देखेंगे क्या आएगा, उससे डिसाइड करेंगे किसकी तरह रिएक्ट कर रहा है। तो देखो पहले इसके लिए निकालते हैं y की वैल्यू कितनी आती है। इसके लिए जब आप 1 1 लिखोगे यहाँ देखते जाना, ठीक है, y1 के लिए, यानी मैं इसके लिए लिखा रहा हूँ 1 प्लस 1 बार, देखो b के ऊपर बार है, इसकी वैल्यू ये ले रहे हैं हम, ये हो गया डॉट, फिर ये आएगा 1 डॉट 1 का बार। तो बच्चों आपको पता है 1 प्लस 1 बार, तो ये 1 प्लस 1 का बार 0 हो जाएगा, डॉट ये 1 डॉट, ये भी इसका 1 का बार 0 हो जाएगा।
अब जब इसको सॉल्व करोगे आप 1 + 1 तो 1 हो जाता है डॉट, लेकिन 1.0 0 हो जाता है और 1.0 फाइनल यहाँ इनके बीच डॉट है तो ये तो 0 आएगा। आ रहा है कि नहीं? यस सर। तो पहले इनपुट के अकॉर्डिंग जो y की वैल्यू वो 0 आ रही है। ध्यान से समझ में आई बात? यस सर। अब हम y2 निकालेंगे बच्चों। सिमिलरली ये वाला डेटा ले लो। तो जब यहाँ a की जगह आप 1 लिखोगे, ठीक है, प्लस b की जगह 0 उसका बार भी है डॉट, फिर आप b की जगह 0 लिख रहे हो, 1 की जगह a की जगह 1, तो फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 प्लस 0 का बार 1 होता है तो ये बन जाएगा 1 + 1 डॉट 0 डॉट 1 का बार 0 होता है तो 0.0 तो 0 होगा ऑब्वियसली, और ये 1 आएगा तो 1.0 ये भी 0 आएगा। y2 भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया। मेरे को लग रहा है 0 ही जाएगा अब तो आंसर बॉस, लेकिन कह नहीं सकते। कैसे सर? देखो आगे बढ़ते हैं, y3 निकालते हैं, यानी इस वाले पे आ जाओ, 0 0 लेते हैं तो 0 + 0 बार, 0 + 0 बार, ओके सर, फिर 0.0 बार, ओके मैन, देखते रहना यार, देखो मस्त तरीके से। हाँ, तो 0 + 0 बार, 0 + 0 बार यानी ये 1 हो जाएगा, और 0 का बार उसका रिवर्स 1 होता है ना, लो का बार उसका हाई हो जाएगा, तो 0 डॉट और 0 का बार 1, तो ये तो 0.1 0 ही होना है, और ये 1 होना है, 1.0 ये भी 0 ही आ गया। ओहो, अब तो मतलब अब तो आप लगा ही दो, अब तो लास्ट वाला चेक करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब बच्चों अगर मैं बताऊं y की वैल्यू यहाँ 0 ही आएगी, क्योंकि फिर ऐसा कोई है नहीं ना भाई, समझो कोई भी गेट ऐसा नहीं है, राइट? तो इसका आंसर लास्ट में आप खुद चेक करो, ये 0 ही आएगा, इससे भी y का आउटपुट 0 ही आएगा। सो दिस इज योर आंसर। देखो अमेजिंगली कभी कभी वो ऐसे क्वेश्चन भी डिजाइन कर देता है कि नहीं? कमाल की चीज। ठीक है सर, यस, आई होप आप समझ गए होंगे। अच्छी बात, हमने एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लिया जिससे आपको ये टेक्निक और समझ में आ गई और आप अप्लाई अच्छे से कर सकते हो। लास्ट 2 क्वेश्चन है, ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, सॉल्व हो जाएंगे, बी कॉन्फिडेंट। जस्ट प्रैक्टिस ऑल द टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, कंप्लीट चैप्टर का रिविजन कर रहे हैं और आपको ये चीज़ पता चल रही है। बस ये मोर पावरफुल है, बाकी कोई चीज़ ज़्यादा मैटर नहीं करती। जस्ट प्रैक्टिस करो, उसको अप्लाई करो, सॉल्व करो, जहाँ कमी लगती है, दिक्कत होती है, प्रॉब्लम आ रही है या आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो पा रहे, उनको बस क्लियर करो गाइस, उस पर फोकस करो। अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा है, देख के डर तो लगेगा लेकिन डरने का नहीं, एक बार क्लिक करके तो मजा ही आ जाएगा। कैसे सर? चलो लेट्स सी। ओके बच्चों, अमेजिंग क्वेश्चन, अमेजिंग कॉन्सेप्ट, डरने का नहीं, इससे थोड़ा सा डरावना लगेगा आपको लेकिन डरने का नहीं। कंसेप्ट याद है तो भाई उड़ा डालेंगे। ये कुछ सर्किट है, अगर आप इस सर्किट को मैं थोड़ा सा आपको स्टडी कराऊं, इसमें आप देख सकते हैं एक पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट इज कनेक्टेड विद अ डीसी सोर्स ऑफ 20 वोल्ट। एक बैटरी है 20 वोल्ट की, बढ़िया सर। अ लाइट इमिटिंग डायोड ऑफ ग्लो इन वोल्टेज 1.8 वोल्ट। यहाँ पे जब भी कभी किसी डायोड के ऊपर ये इस तरीके का सिंबल बना हो ना, इस तरीके का, मतलब ये एक लाइट इमिटिंग डायोड है, एलईडी, और इसका वोल्टेज दे रखा है 1.8 वोल्ट। मतलब इतना वोल्टेज इसको यूज होने के लिए चाहिए ही चाहिए, है ना? बैटरी से इतना वोल्टेज लेगा तभी ये काम करेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है? ओके सर। एंड अ जेनर डायोड ऑफ ब्रेकडाउन वोल्टेज 3.2 वोल्ट। और ये जो सिंबल होता है ये एक जेनर डायोड का होता है बच्चों, दैट इज योर जेनर डायोड, और इसका सिंबल, और ये काम ही करता है अपने जेनर वोल्टेज पे, और इसका वोल्टेज दे रखा है 3.2 वोल्ट। यानी इस बैटरी से इसको इतना वोल्टेज चाहिएगा तभी काम करेगा, तभी एक्टिवेट होगा, वरना ये रुस जाएगा और ये बुरा बन जाएगा, ये चलेगा ही नहीं। उसने बोला था लेंथ पी आर ऑफ द रेजिस्टिव वायर इज 20 सेंटीमीटर। पी से आर तक ये जितना भी वायर है, इसकी जो लेंथ है बच्चों, लेंथ ऑफ पी आर वायर वो दे रखी है 20 सेंटीमीटर, पूरे वायर की है ये, ठीक है? ओके। द मिनिमम लेंथ ऑफ पी क्यू टू जस्ट ग्लो द एलईडी, यानी इसको ग्लो करने के लिए पी क्यू, सॉरी नॉट पी ई, दैट इज पी क्यू, यहां से यहां तक के केवल इतने, जब इसको आपने यहां पे टच किया है ना तो ये इतनी लेंथ है, ये लेंथ डिवाइड हो गई पी आर दो में, एक पी क्यू और एक क्यू आर, तो हमें ये लेंथ चाहिए एल से पी क्यू तक, इसको कैपिटल एल ही मान लो, चलो आप, पी क्यू, ये पी आर था और दिस इज पी क्यू, इतनी लेंथ चाहिए। बच्चों अगर मैं एक चीज आपको बता दूं इस केस में, है ना, अगर आप देख सकते हो पी से क्यू तक के अक्रॉस जो पोटेंशियल यहां पे ड्रॉप हो रहा होगा, इसके अक्रॉस, इतनी लेंथ के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा, देखो जब भी, देखो यहां से जब करंट चलेगी प्लस टर्मिनल से आए तो करंट यहां से डिवाइड होगी, कुछ इधर जाएगी कुछ इधर, जो करंट इधर जाएगी उस करंट का कुछ वोल्टेज ये खा लेगा 1.8, फिर कुछ वोल्टेज ये खा जाएगा 3.2, तब जाके वो यहां तक पहुंचेगी। तो इस
पी क्यू लेंथ के अलोंग जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो दिस प्लस दिस यानी 1.8 प्लस 3.2 हो रहा है, यानी टोटल 5 वोल्ट इसके अक्रॉस चला गया। और ये जो 20 वोल्ट है ये किसके अक्रॉस एक्ट है, ये पूरे वायर के अक्रॉस है, देखो 20 सेंटीमीटर। और याद करो आपने पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ा होगा, जितनी ज्यादा लेंथ आप इंक्रीज करोगे उसका पोटेंशियल उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ड्रॉप होगा। यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ जिसके अक्रॉस उसको अप्लाई किया गया। बच्चों अगर आपने बैटरी का पोटेंशियल, टोटल बैटरी का पोटेंशियल अप्लाई किया है तो उसको हम लिख सकते हैं V1 ओवर V2 इक्वल टू L1 बाय L2। अब देखो इसी से क्वेश्चन हो जाएगा, लेंथ के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल ड्रॉप कर रहे हैं तो हम लेंथ हमें पूछी गई है एक पर्टिकुलर सेक्शन की, तो दिस इज द फॉर्मूला, यू हैव टू रिमेंबर दिस, राइट। ओके सर, तो पोटेंशियल जो होता है जब यहां से हम इसको प्रोपोर्शनलिटी को तो के रेशियो आता है तो के होता है V बाई एल, यानी पोटेंशियल का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, इसको कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। दिस इज पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑब्वियसली, तो इसका वैल्यू कांस्टेंट होगा, तो V बाई एल का वैल्यू कांस्टेंट होगा, तो V1 ओवर V2 L1 ओवर L2। तो V1 किसको मानू सर, ये पूरी बैटरी को V1 मान लो, दैट इज 20। V2 किसको मानू सर, जो P और Q के अक्रॉस हो रहा है, यानी V2 मानो P और Q के अक्रॉस। तो L1 किसको मानू, क्योंकि V और L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो 20 के अक्रॉस टोटल लेंथ आएगी ये LPR टोटल लेंथ। और जो L2 लेंथ है वो PQ वायर के अक्रॉस है, यहां से यहां तक, यानी हो जाएगी LPQ। बस हो गया कहानी, हमारे को ये चाहिए बच्चों, सारी वैल्यू गिवन है। 20 बाय VPQ क्या है, यहां से यहां तक कितना वोल्टेज है, डायोड प्लस ये वाला LED प्लस ये जीना डायोड, कितना है 5, तो 5 लिखो। और LPR टोटल कितनी है, 20 सेंटीमीटर ही है ना भाई, यस 20 सेंटीमीटर है सर। और LPQ चाहिए आप लोगों को, ये कैंसिल, तो आप देख रहे हो LPQ दोस्तों आपकी 5 सेंटीमीटर ही होगी। आप डायरेक्ट मेथड भी लगा सकते थे, लेकिन चलो मैंने कंसेप्ट बता दिया, दैट्स वाई। मतलब यहां से यहां तक इसको ग्लो कराने के लिए आपको जो लेंथ चाहिए इस वायर की वो जस्ट 5 सेंटीमीटर चाहिए, क्योंकि पूरे वायर के अक्रॉस अगर 20 है और उस 20 में से 5 वोल्ट इतनी लेंथ पे चला गया है, तो 20 में से 5 वोल्ट का मतलब 1/4, बस 5 सेंटीमीटर आएगी। तो 20 का 1/4 क्या होगा, 5 सेंटीमीटर ही होगा। इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते थे। यस सर, कमाल था सर, मतलब थोड़ा डरावना तो था लेकिन मतलब ये तो इजी भी था। यस, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है, अपने कॉन्सेप्ट पे। लास्ट क्वेश्चन मैं चलो करा देता हूं, क्योंकि ग्राफिकल क्वेश्चन एक आता रहता है इस चैप्टर से, तो मेरा फर्ज बनता है उसका रिविजन हो जाए तो और अच्छी बात है ना बॉस, कंफ्यूजन भी खत्म हो जाएगा। और लगभग हमने हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं बच्चों, और आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व करके आ सकते हैं सेमीकंडक्टर से रिगार्डिंग जितने भी प्रॉब्लम आएंगी। अंडरस्टूड, इतनी प्रैक्टिस कर लेना और भी एक्स्ट्रा जो भी PYQ होता है वो कर लेना। इस सीरीज के थ्रू मेरा काम है बहुत जल्दी आपका रिवीजन कराना और क्वेश्चन को सॉल्व कराना, कहाँ गलती होती है ये बताना, उसको फर्स्ट कैसे कर सकते हो ये बताना। समझ गए? देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है। चलो बच्चों, यहां पे एक IV कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक, किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का, और ये आपने पढ़ा होगा, हर बच्चे ने पढ़ता है भाई। इसको देखो, V वोल्ट में दे रखा है अप्लाइड पोटेंशियल, इधर करंट है, और यहाँ की करंट जो होती है वो मिली एम्पियर में होती है नॉर्मली, और जो नेगेटिव डायरेक्शन में इधर जो करंट होती है वो माइक्रो एम्पियर में होती है। ठीक है, इधर पॉजिटिव वोल्टेज लेते हैं बॉस, याद होगा आपको, इधर नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई किया जाता है। ठीक है जनाब, एक ग्राफ ऑलरेडी उसने थोड़ा सा इस तरीके से करके दे रखा है, ठीक है, इस तरीके से ऐसे। ठीक है सर, उसने बोला है कि इधर जो करंट है वो 5 माइक्रो एम्पियर है, मतलब ये जो करंट होती है ये रिवर्स बाइज्ड कंडीशन होता है, ये रिवर्स बाइज्ड के लिए होती है, और इधर जो करंट होती है वो फॉरवर्ड बाइज्ड कंडीशन के लिए होती है, इधर जो मिली एम्पियर में जो जाएगी, है ना, डायोड की फॉरवर्ड बाइज्ड कंडीशन में। तो वो पता है क्या बोल रहा है, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग बताओ फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन 4 ऑप्शंस कि ये किस डिवाइस के लिए बनाया गया। पहला ऑप्शन है अ डायोड विच कैन बी यूज्ड एज अ रेक्टिफायर। बच्चों अगर ये ग्राफ डायोड का होता एज ए रेक्टिफायर, याद करो डायोड का एज ए रेक्टिफायर ये दोनों में काम करता है, फॉरवर्ड में रिवर्स में, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होना चाहिए था, V वर्सेस I। अगर आपको याद होगा ये ग्राफ ऐसा होता है, फिर इधर ऐसे दोनों रीजन में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में ये होता है ग्राफ, ये वाला पूरा का पूरा।
ये फॉरवर्ड रीजन के लिए और ये रिवर्स बायस्ड रीजन के लिए। यस, तो ये डायोड तो नहीं है जो एज ए रेक्टिफायर काम कर रहा होगा, ठीक है, ये डायोड तो नहीं है। ठीक है सर, मतलब ये ग्राफ डायोड का नहीं है, नहीं, क्योंकि ये ग्राफ यही खत्म कर दिया उसने, आगे तक नहीं लेके गया। सेकंड ऑप्शन पे आते हैं, उसने बोला अ जीनर डायोड है ये विच कैन बी यूज्ड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। यस, आप ध्यान से समझो बच्चों, जो जीनर डायोड होता है ना, पहले तो आपको पता चलना चाहिए क्यों। ये तो पक्का है कि वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है, ये तो कंफर्म है कि एक वोल्टेज को रेगुलेट कराने का काम करता है। यस, जीनर डायोड का ये वर्क होता है। अब जीनर डायोड है कि नहीं है, हम कैसे पहचाने ग्राफ से? क्योंकि बच्चों जीनर डायोड एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो रिवर्स बायस्ड कंडीशन में ही काम करता है, और ये ग्राफ रिवर्स बायस्ड में ही गिवन है। दिस इज रिवर्स बायस्ड कंडीशन, तो ये रिवर्स बायस्ड में काम करेगा जीनर डायोड। ये याद रखना इसकी प्रॉपर्टी कि ये वर्क करता है जब रिवर्स बायजिंग कंडीशन होती है डायोड के अक्रॉस। अंडरस्टूड? और ये जो ग्राफ होता है ये नेगेटिव रीजन में ही होता है, और ये रिवर्स बायस्ड है। यस, ये करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। यस सर, थर्ड ऑप्शन भी तो हो सकता है, फोर्थ भी तो हो सकता है, अ ट्रांजिस्टर विच कैन बी यूज्ड एज एन एम्पलीफायर। भाई एम्पलीफायर कैसे ग्राफ होते ही नहीं बच्चों, एम्पलीफायर के ग्राफ होते हैं V वर्सेस I। अगर देखो उसने बोला ट्रांजिस्टर विच कैन बी यूज्ड एज एन एम्पलीफायर, तो इसके जो ग्राफ अगर आपने पढ़े होंगे अपनी क्लास में, इस तरीके से होते थे, इस तरीके से होते थे, इस तरीके के ग्राफ होते हैं इसके। ये एम्पलीफायर का होता है, जो ट्रांजिस्टर होता है ना, ट्रांजिस्टर जो एक एम्पलीफायर की तरह का, ये IV कैरेक्टरिस्टिक कर्व बोलते हैं इनको, IV कैरेक्टरिस्टिक कर्व। तो ये भी नहीं है, ये तो भाई नेगेटिव रीजन में बस ये बना हुआ है, तो ये नहीं है, ये तो ये बनेंगे है पॉजिटिव में, समझ लेने का भाई, ठीक है। लास्ट का है सोलर सेल। सोलर सेल का ग्राफ बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है मेंस के एंट्रेंस एग्जाम में, तो बहुत बार आ चुका है ऑलरेडी। बच्चों मैं एक चीज आपको बता दूं, सोलर सेल का जो ग्राफ होता है ना, बेसिकली कहां बनाऊं, यहां बनाता हूं। अगर ये I है और ये V है, तो ये ध्यान से समझना। देखो डायोड के लिए फर्स्ट में और थर्ड में बन रहा है, ठीक है, और जीनर डायोड के लिए थर्ड क्वाड्रेंट में बन रहा है, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है। आप समझ रहे हो? जो सोलर सेल का ग्राफ होता है, आप समझ रहे हो भाई जी, किसकी बात कर रहा है? सोलर सेल। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है और ऐसा कुछ होता है, ये बस इतना सा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। ये आप ध्यान रखेंगे, याद करके रखेंगे, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। ये ध्यान रखना, ये यहाँ पे सैचुरेशन करंट, ये यहाँ पे आपका कट ऑफ जो भी वोल्टेज आएगा वो रहता है, ठीक है जनाब। लेकिन ग्राफ का नेचर देखो, बस आप ध्यान रखो, तो सबकी शक्ल आपको नजर आ रही है। और ये क्वेश्चन मेरा लेने का मेन पर्पज यही था बच्चों, जिससे इसके थ्रू मैं आपको सारे ग्राफ आपके पास पहुंचा चुकूं, जिससे इसमें से फर्दर कोई नया क्वेश्चन बन के आ जाए तो आपको करना आना चाहिए। चेक करो, नॉट ओनली सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, सॉल्व करने के लिए तो मैं डायरेक्ट बता देता जीनर डायोड का ग्राफ होगा भाई, रिवर्स बायस में काम कर रहा है, लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए कि नहीं, आगे भी तो क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चों। सो गाइज, ये थी इस कंप्लीट चैप्टर की कहानी मेरी जुबानी, जो हमने बढ़िया से कंप्लीट कर ली है, और इसके कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिया, इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया। उम्मीद करता हूं आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, और कर रहे होंगे, है कि नहीं। डेली इवनिंग में आपको 7 o'clock ये टाइम आपने याद रखना है, एक लेक्चर डेली मिल रहा है, और ये तब तक मिलेगा जब तक जस्ट बिफोर 2 to 3 days ऑफ योर JEE मेन फर्स्ट अटेम्प्ट जनवरी में होने वाला है। और अच्छी बात क्या है, देखो हमारे सारे प्रैक्टिस होंगे, टॉप 15 चैप्टर, मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे। अगर आपके पास उतना समय नहीं है तो इस सीरीज को बस करते रहो आप। नीट के बच्चों की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी एडिशनली, जब तक आपकी सीरीज स्टार्ट नहीं हो रही है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, यही कंसेप्ट है, आप टेंशन मत लो। और 12th बोर्ड में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं गाइस, ठीक है। और जो 11th के बच्चे हैं, क्लास 11th के जितने भी क्वेश्चन या चैप्टर में डिस्कस करूंगा, वो आपको आपके 12th वाले आपने चूंकि नहीं पढ़ा होगा, अगर पढ़ा होगा तो वैसे बहुत कम बच्चे होते हैं जो उतना बड़ा टारगेट लेके चलते हैं, बट अगर नहीं पढ़ा तो क्लास 11th के जितने भी चैप्टर है ना बच्चों, उन पे फोकस कर लेना, एक अच्छा स्कोर आपको मिलेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहीं से आए हैं मेंस में, ये आप ध्यान रखेंगे। और जो आपका भी एग्जाम होगा उसमें भी अगर क्वेश्चन आएंगे तो आपको मजा आएगा यार, आप सीख जाओगे, आप हैबिचुअल हो जाओगे, ठीक है। तो बाकी आप मस्त तरीके से पढ़ाई करें, सीखते रहें और खुश भी रहें। और कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको किसी भी टाइप की कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में कि समझ नहीं आ रहा है, या फिर ये लॉजिक मेरा क्लियर नहीं हुआ, या एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, या क्वेश्चन नहीं करना आ रहा, तो आप बता सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। और हमारी हेल्प करने के लिए, हमें खुशी देने के लिए, इस कंटेंट को अपने दोस्तों तक या जो भी आपको लगता है इसको शेयर करें, अपना बनाएं, इसको प्यार दें। और वो प्यार कैसे मिलेगा दोस्तों? इसको शेयरिंग करने से, जिससे और बच्चों की हेल्प हम कर सके आपके साथ मिलके। ऑल द वेरी बेस्ट।